नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम लोग यहाँ पर मुंडा जनजाति का जितना भी एमसीक्यूज है, क्योंकि थ्योरी क्लास हमने पढ़ लिया था और आज हम लोग करने वाले हैं एमसीक्यूज, राइट। तो काफी शानदार सेशन रहेगा गाइस। तो चलिए, हम जानते हैं कि तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। तो मुंडा जनजाति है, ये तीसरी है झारखंड की अगर हम बात कर रहे हैं। पहले आप जानते हैं कि संथाल जनजाति है। संथाल जनजाति अब पहले नंबर पे जानते हैं। देखिए, एक बार एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ ताकि आप लोग का जो समय है ना बच जाए। देखिए, पहले नंबर पे 34% के आसपास आपको याद रखना है। उसके बाद 19.6%, हालांकि आपको ये 18.56% पे देखने को मिल जाता है। तो दोनों ही आंकड़ा आपको ध्यान रखना है, जो भी ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाए। मुंडा की बात करते हैं तो 14.8% आपको ध्यान रखना है। हो जनजाति देख लीजिए कि 10% के आसपास, 10.5 के आसपास आप याद रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। ये देखिए, भील जनजाति पहले नंबर पे और दूसरे नंबर पे गोंड जनजाति। ये भी फैक्ट जो है वो जेपीएससी में आपसे पूछा गया था, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे हैं कि तीसरी सर्वाधिक कौन सी है। तो मुंडा हो जाएगा, जो कि तीसरी सर्वाधिक है। दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? दूसरे नंबर पे आपको उरांव जनजाति देखने को मिल जाता है। और हो जनजाति का परसेंटेज आपको ध्यान रखना है कि 10.5% जो है इसका परसेंटेज है, जो कि आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सारी चीजें समझ आ रही है? तो एक बार फटाफट से सभी लोग कमेंट करके बताएंगे कि सारी चीजें क्लियर हैं। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अगला प्रश्न आपके लिए कि झारखंड की कुल जनजातीय जनसंख्या में मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना है। तो मुझे लगता है कि अब तक चीजें याद हो गई होंगी। ये 10.5% हमने हो जनजाति का बताया हुआ था, जो कि झारखंड की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसकी लिपि हमने कई बार बताया है कि बारंग चीती इसकी लिपि है। बारंग चीती इसकी लिपि है, एवरीबॉडी नोज। चलिए, कुड़ुक, कुड़ुक का लिपि बताइएगा जरा। ये भी मैंने कई बार आपको बताया है। कुडुख भाषा की लिपि क्या है। और साथ ही साथ आपको बताना है कि संथाल जनजाति की लिपि कौन सी है। ये संथाली भाषा में कर लूँ, संथाली भाषा की लिपि कौन सी है, दोनों बताएं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सभी को, जितने लोग भी है सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। मुंडा जनजाति का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो 14.8% जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और लगभग का सभी की तरफ से इसका आंसर आ चुका है, और ये अच्छी बात है कि सभी को इसका करेक्ट आंसर कर रहे हैं। चलिए, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। जितने लोग भी हैं सभी को इसका आंसर करने की कोशिश करेगा। सामान्य अर्थ आपको बताना है, मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ। और हमने बताया था कि इसके दो अर्थ हैं। इसके दो अर्थ हमने आपको बताया हुआ था। एक बार आप एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि ये दो अर्थ आपको कौन कौन सा देखने को मिल जाता है। तो मुंडा शब्द के एक तो सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, और विशिष्ट अर्थ अगर आपसे पूछेगा तो गांव का राजनीतिक प्रमुख होता है। दोनों ही चीज आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो प्रश्न में आपसे क्या पूछा था गाइस? प्रश्न में आपसे पूछा था कि मुंडा शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है। तो सामान्य अर्थ आप आराम से आंसर कर सकते हैं, विशिष्ट व्यक्ति जो होता है इसका सामान्य अर्थ होता है। क्लियर? चलिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं गाइस, और अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बताइएगा जरा सभी को क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कि गांव मुंडा शब्द का विशिष्ट अर्थ क्या होता है। विशिष्ट अर्थ, सामान्य अर्थ हमने देख लिया। सामान्य अर्थ क्या होता है बताइए? सामान्य अर्थ होता है विशिष्ट व्यक्ति, लेकिन विशिष्ट अर्थ पूछेगा तो गांव का राजनीतिक प्रमुख। ये इजी प्रश्न है, और आपने अगर थ्योरी क्लास किया हो तो आपको और भी इजी लग रहा होगा, हम ऐसा उम्मीद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो बी जितने भी आंसर कर रहे हैं 20 प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति का संबंध इनमें से किस समूह से है। समूह हमने कई बार आपको रिवाइज करवाया है गाइस, और मेरे ख्याल से आपको भी चीजें समझ आ रही होंगी। तो फटाफट से आंसर कीजिएगा। एक बार एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा कि प्रोटोस्टोलॉइड और द्रविड़ से आपको कौन कौन से देखने को मिल जाते हैं। वैसे मुंडा जनजाति का जो संबंध है प्रोटोस्टोलॉइड से है, और हमने कई बार बताया हुआ आपको कि प्रोटोस्टोलॉइड समूह में ज्यादातर जनजाति आते हैं, अधिकतम जनजाति ज्यादातर, जैसे मुंडा है ना, संथाली है, हो, लोहरा, खड़िया, भूमिज, करमाली, चेरो, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया, ये सारे के सारे आप रिविजन करते रहिएगा। लेकिन मैंने कहा कि द्रविड़ आपको स्पेशली याद रखना पड़ेगा सारे के सारे। उरांव, खरवार, महली, ये तीनों तो एक सीक्वेंस में आप याद रख लीजिएगा। गोंड और खोंड दोनों एक जैसा साउंड कर रहा है तो याद रख लीजिएगा। फिर ब से शुरू होने वाला एक साथ याद रख लीजिएगा।
बैगा, बथुड़ी, बिंजिया, बेदिया, ये एक जैसे साउंड करने वाले हैं तो याद रह जाएगा। किसान, किसान और चीक बड़ाइक, किसान और चीक बड़ाइक ये भी द्रविड़ समूह से बिलोंग करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, आपके एग्जाम में कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं गाइस, और अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर, ये लीजिए। तो इसका आंसर क्या करेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोस्टेरॉइड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जितने भी आप आंसर कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि मुंडा जनजाति की भाषा क्या है। मुंडा जनजाति की भाषा आपको बताना है, तो आंसर कीजिए सभी कोई कि इसकी भाषा क्या है। सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए, आंसर कीजिएगा जरा कि इसकी भाषा क्या है। बहुत बढ़िया, आंसर आना शुरू हो गया है, सभी को आंसर कर रहे हैं हालांकि, क्या बात है। मुंडा क्या हो जाएगा, मुंडारी हो जाएगा, जितने भी मुंडारी आंसर कर रहे हैं। और कुड़ुक का हमने लिपि पूछा हुआ था कि इसका लिपि क्या होता है, और ये भाषा है उरांव जनजाति का, ये उरांव जनजाति की भाषा है, और इसकी लिपि जो है वो हमने क्या बताया था, तोलोंग सिक्की बताया हुआ था, अगर आपको ध्यान है। तोलोंग सिक्की, सिक्की ये किसके द्वारा, तो नारायण महतो के द्वारा या नारायण उरांव के द्वारा। ठीक है, नारायण उरांव के द्वारा। ठीक है, चलिए, और मुंडारी इस प्रश्न का उत्तर आपने आंसर कर दिया है, जितने भी आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके लिए है कि मुंडारी भाषा का संबंध है इनमें से किस भाषा परिवार से है। सभी को आंसर कीजिएगा, इस जितने भी लोग हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए, आंसर कीजिएगा जरा सभी को ही, बताइए, इसका आंसर कीजिए सभी कोई जितने लोग भी हैं। ठीक है, तो मुंडारी भाषा का संबंध किससे है, तो भाषा परिवार हमने आपको बताया है, कई बार बताया है। तीन भाषा परिवार आप ध्यान रख लीजिएगा, एक तो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार आपके सामने हो जाएगा, एक द्रविड़ भाषा परिवार आपको ध्यान रखना है, एक आपको क्या याद रखना है, एक आप याद रखेंगे आर्य भाषा परिवार, या आर्य में ही आपको भारोपीय देखने को मिल जाता है, भारोपीय। और हमने आर्य में कौन कौन सा बताया था ये महत्वपूर्ण है, तो याद रख लीजिएगा कि खोरठा आपको एक देखने को मिल जाता है, पंच परगनिया आपको देखने को मिल जाता है, इसके अलावा कुरमाली आपको देखने को मिल जाता है। और भी अगर हम बात कर रहे हैं तो और आपको कौन सा देखने को मिलेगा बताइए, तो आपको नागपुरी जो कि संपर्क भाषा है ये आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन भाषा परिवार आपसे क्वेश्चन नंबर 7 पूछा हुआ, तो आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है। ठीक है, माल पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और कुड़ुक ये आपको द्रविड़ से देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं सभी कोई, और ये भी हमने बताया था कि इनमें से किस जनजाति द्वारा स्वयं को हुड़ोको कहा जाता है। चलिए एक बार एक्सप्लेनेशन आप देखिएगा जरा कि हुड़ोको, पहले तो देख लीजिए कि भाषाई आधार पर ये एस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है, और इनको कोल के नाम से जानते हैं, ये भी जरा नोट कर लीजिएगा, ये हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया हुआ था, कोल के नाम से इनको जाना जाता है। और भाषाई विशेषताओं के संबंध में ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार और तीन भाषा परिवार हमने बता दिया, द्रविड़, एस्ट्रो एशियाटिक और आर्य भाषा परिवार, राइट। और मुंडा स्वयं को होड़ोको बोलते हैं, और अपनी भाषा को क्या बोलते हैं, तो होड़ो जग्गर बोलते हैं, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, क्लियर। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा जरा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मुंडाओ जनजाति है, तो मुंडा ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो अब थ्योरी क्लास करने के बाद खुद देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं या फिर आप कर पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो अगले प्रश्न की तरफ मूव कर रहे हैं गाइस। अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा कि होड़ो जागर, अपनी भाषा को होड़ो जागर कौन से जनजाति बोलेंगे, तो अभी हमने बता दिया था कि मुंडा जनजाति बोलेंगे, राइट। चलिए, ये आप आंसर कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आना चाहिए कि प्राचीन समय में इनमें से किस स्थान पर मुंडाओं का निवास स्थान रहा था। चलिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और 10 का करेक्ट आंसर सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। एक बार देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एक तो आजिमगढ़ आप देख रहे हैं, कालंजर है, गढ़चित्र है, ठीक है, तो ये सारे के सारे आप पढ़ लिए होंगे पीडीएफ में, तो ये सारा का सारा आपको दिखा दे रहा है। आजिमगढ़ कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, ये वाला तो आपको याद रखना ही है, इसलिए मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। कालंजर याद रख लीजिएगा, गढ़चित्र याद रखना है, उसके बाद गढ़ नगरवार याद रखना है,
तो ये सारे के सारे आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। वैसे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सारे के सारे, ठीक। अब आराम से आप आंसर कर भी पाएंगे, अगर आपने एक बार भी पढ़ लिया है तो निश्चित रूप से इसका आंसर क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर बताइए क्या होगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, मुंडा जनजाति के लोग इनमें से किस स्थान से होकर झारखंड आए थे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा गलती होने के चांसेस हैं, तो आप लोग आंसर कीजिएगा जरा, सही आंसर क्या होगा। सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए गाइस, आंसर कीजिएगा जरा, सभी की तरफ से करेक्ट आंसर आना चाहिए, बताइए, सभी को आंसर कीजिएगा, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, आंसर आ चुका है रीजगढ़। रीजगढ़ इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन में दिखा दूं तो एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कि आपको क्या मिलेगा, रीजगढ़ मिल जाएगा, रीजगढ़। ये देखिए, अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये रीजगढ़ आपको देखने को मिल रहा है, रीजगढ़, ठीक है। ये देखिए रीजगढ़ आपको देखने को मिला है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, हालांकि थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाएगा, तो रीचगढ़ आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी, जितने भी कर रहे हैं सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि झारखंड के किस जिले में मुंडा जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण है। सर्वाधिक संकेंद्रण हमने कहाँ बताया था, अगर आपको ध्यान है बताइए। तो सर्वाधिक संकेंद्रण जो है ना, ये वाला रांची वाला क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाता है, रांची वाला क्षेत्र में। इसके अलावा हमने क्या बताया था कि जो आपका पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया है, ये वाला देखिए पश्चिमी सिंहभूम वाला एरिया है, सिमडेगा वाला एरिया है, तो इन सारे एरिया में भी आपको देखने को मिला था। इसके अलावा ये सरायकेला वाला एरिया है, ये इस जगह पे आपको देखने को मिला था, राइट। गुमला में भी कुछ कुछ आपको देखने को मिला, तो लेकिन ज्यादातर पूछेगा तो रांची आपको ध्यान रखना है कि रांची में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है, ये वाला एरिया में, क्लियर। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रांची में आपको ज्यादातर देखने को मिल जाता है इसका संकेंद्रण। तो जितने भी आंसर कर रहे हैं सी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लियर। चलिए उसके बाद तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले मुंडा जनजाति के लोगों को क्या कहा जाता है। देखिए हमने बताया था कि तमाड़ी, तमाड़ से तो आसानी से आप याद रख सकते हैं, लेकिन एक पातर मुंडा भी याद रख लीजिएगा, ताकि आप इसको अच्छे से क्या कर पाए। जब क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि तमाड़ी मुंडा को और किस नाम से जाना जाता है, तो पातर मुंडा आप आसानी से आंसर कर सकते हैं। ये भी देखिए हमने यहाँ पर आपको बताया हुआ था, ये देखिए तमाड़ क्षेत्र में रहने वाले को तमाड़ी मुंडा या पातर मुंडा कहा जाता है, दोनों में से जो भी आप कह सकते हैं, दोनों ही कहा जाता है, ये हमने आपको बताया था, ठीक है। चलिए मुंडाओं द्वारा निर्मित भूमि को क्या कहा जाता है। तो भूमि के बहुत सारे प्रकार हमने आपको बताया हुआ था, अगर आपको ध्यान है तो मैंने क्या क्या किया, हमने बताया था सबसे पहले प्रकार बताया था क्या, तो एक तो खूट खट्टी है, खूट खट्टी बताया था, खूट खट्टी इसको कर लीजिएगा, खूट खट्टी, ठीक है। खूट खट्टी, खूट खट्टी, खूट खट्टी। दूसरे नंबर पे आपको याद रखना है भूईहरी, भूईहरी। तीसरे नंबर पे आपको याद रखना है कोड़कर। चौथे नंबर पे याद रखना है आपको राजहंस। और जो पांचवें प्रकार की भूमि है वो आपको क्या याद रखना है, मंजियस। ये सारे के सारे भूमि के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले खुटखट्टी भूमि जो कहा गया, वो मुंडाओं के द्वारा जो तैयार किया गया था, ठीक है, जंगल को साफ करके, तो उसे क्या कहा गया, खुटखट्टी भूमि बोला गया। भुईहरी जो उराओं के द्वारा जंगल को साफ करके खेती के लायक जिस भूमि को बनाया गया, उसे खुटखट्टी, उसे भुईहरी भूमि बोला गया, जो उराओं के द्वारा तैयार किया गया था। कोड़कर जो सदानों के द्वारा, सदानों के द्वारा जो इस तरीके से ऊंच नीच भूमि थी, इसे कोड़ करके और जो चौरस बनाया गया धान की खेती के लिए बिल्कुल उपयुक्त बनाया गया, उसको कोड़ कर सदानों की भूमि बोला गया। और राजहंस ये राजाओं की भूमि होती थी, ये राजाओं की भूमि। और मंझे जो है ये जमींदारों की भूमि, जमींदारों की भूमि। तो ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। तो आपसे मैंने क्या पूछा हुआ है, तो खुटखट्टी दार, खुटखट्टी भूमि, ठीक है। तो खोट खट्टी भूमि, ये आपको ध्यान रखना है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, फुटखट्टी भूमि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिएगा जरा सभी को, क्वेश्चन नंबर 15 का एक बार मैं दिखा दूं यहाँ पर, ताकि आप यहाँ समझ पाए कि मुंडाओं के द्वारा जो निर्मित भूमि है
उसे खूटखट्टी भूमि बोला गया। खूटखट्टी भूमि, ये आपको याद रखना है, जिसमें खूंट का अर्थ आप जानते हैं ना कि प्रशासनिक व्यवस्था में क्या होता है, परिवार होता है। ये आप ध्यान रख लीजिएगा, पहले से भी आपको पता है खूंट का अर्थ क्या होता है, तो अभी हमने बता दिया कि परिवार इसका अर्थ होता है, खूंट का अर्थ परिवार होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर। चलिए, असत्य को बताना है, जरा बताइएगा सभी को, असत्य, असत्य कौन सा है। तो मुंडा जनजाति में सगोत्री विवाह वर्जित है, बताइए। जितने लोग भी हैं आंसर कीजिए, सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए गाइस, आंसर कीजिएगा जरा। जितने लोग भी हैं सभी की तरफ से इसका आंसर आना चाहिए। एक बार बताएं कि आपको सारी चीजें समझ आ रही है या नहीं आ रही है। चलिए बताइए। मुंडा जनजाति में सगोत्री विवाह वर्जित है, लगभग समगोत्री विवाह लगभग सभी जनजाति में क्या है, वर्जित है, मनाही है। ठीक है। मुंडा जनजाति में आयोजित विवाह सर्वाधिक प्रचलित रूप है, और लगभग जनजाति में आपको आयोजित विवाह ही प्रचलित देखने को मिल जाता है। और मुंडा जनजाति अपनी भाषा को होड़ो जगर कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था, खुद को होड़ो को कहते हैं और अपनी भाषा को क्या कहते हैं, होड़ो जागर कहते हैं। खुद को होड़ो को कहते हैं, ये भी अभी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो सारे के सारे कथन सत्य है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, और इसका भी आंसर कीजिएगा जरा, सभी को इसका आंसर कर सकते हैं। मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामकरण का मिलान करना है। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और अगर आपको चीजें याद है तभी आप आंसर कर पाएंगे। चलिए, युवागिरी, युवागिरी और वधु मूल्य, ये दोनों के बारे में हमने बताया था। एक बार मैं दोबारा बता दूं कि युवागिरी जो होता है वो क्या होता है गाइस। युवागिरी वो होता है जिसमें उनके परंपराओं के रीति रिवाजों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रीति रिवाजों का जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसे युवागिरी कहते हैं। और इसमें एडमिशन जो होता है 3 साल में एक बार होता है, सरहुल के समय, सरहुल के समय। और इसमें जो है ना, वो जो मतलब जो जो इनकी दाखिला होती है, नामांकन होता है 10 से 11 साल की उम्र में होता है। और जैसे ही इनकी शादी हो जाती है, शादी होते ही इनकी सदस्यता यहाँ से खत्म हो जाती है। युवागिरी की अगर बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बताया था कि गर्ल्स के लिए और बॉयज के लिए अलग अलग होता है, यानी कि युवक के लिए और युवतियों के लिए अलग अलग युवागिरी का प्रावधान किया गया है। जिसमें जो गर्ल्स के लिए होता है, जो युवतियों के लिए होता है, उसे पेल एड़प्पा बोला जाता है। और जो बॉयज के लिए होता है, युवकों के लिए होता है, उसे जोंक एड़प्पा बोला जाता है। जिसमें आपसे जोंक का अर्थ भी मैंने बताया हुआ था कि ये जोंक का अर्थ क्या होता है, तो कुंवारा इसका अर्थ होता है, कुंवारा। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो कुंवारा इसका अर्थ हो जाता है। ठीक है, कोई समस्या किन्हीं को नहीं होनी चाहिए। ओके। चलिए, तो बताइए युवा गृह क्या हो जाएगा, युवा गृह जो इनका होगा वो क्या हो जाएगा, बताइए युवा गृह क्या होगा, बताइए। गीति ओड़ा हो जाएगा। चलिए फटाफट से आप लोग एक बार आंसर कीजिएगा, है ना। आप लोग एक बार ऑप्शन देख लीजिए, और आप लोग आंसर करने की आप लोग भी कोशिश करेंगे, आप लोग को भी कोशिश करना है। बताइए, युवागिरी गीति ओड़ा हो जाएगा, देख लीजिए। युवागिरी गीति ओड़ा हो जाएगा। विवाह क्या हो जाएगा, अरंडी हो जाएगा। विधवा विवाह सगाई हो जाएगा। वधु मूल्य क्या हो जाएगा, गुरुंग टक्का हो जाएगा। ठीक है। चलिए एक बार हमारे साथ में रिवीजन करिएगा, एक बार मैं आपको दिखा दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से कर पाए। ये देखिए, युवागिरी जो है वो गीति ओड़ा आपको ध्यान रखना है। विवाह आपसे पूछेगा तो अरंडी है। विधवा विवाह सगाई है। वधु मूल्य गोनोंग टका या कोरी गोनोंग, ये आपसे एग्जाम में पूछा गया तो इम्पोर्टेंट है। ग्राम प्रधान कौन होगा, मुंडा होगा। ग्राम पंचायत को हालांकि हाथों बोलते हैं, और ग्राम पंचायत को जो प्रधान होता है उसको हाथों मुंडा बोला जाता है। दोनों चीज याद रख लीजिएगा कि ग्राम प्रधान होगा तो मुंडा बोलेंगे, लेकिन ग्राम पंचायत का प्रधान होगा तो हाथों मुंडा बोलेंगे। और कई गांव से मिलकर जो बन रहा होगा पंचायत, उसको परहा बोला जाता है। पंचायत स्थल को अखरा मैंने बताया था, और परहा पंचायत के प्रधान को मानकी बोलते हैं। ठीक है। चलिए, और वंशकुल को खुट बोला जाता है। और जो मतलब तलाक देती है ना, तलाक को तो वैसे पहले जान लीजिए कि साकमचारी कहते हैं, ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि थ्योरी क्लास में हमने ये सारा कुछ बताया हुआ है, लेकिन तलाक के बारे में एक इम्पोर्टेंट चीज आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि अगर अगर स्त्री तलाक देती है, अगर फीमेल तलाक देती है, तो वधु मूल्य लौटाना पड़ेगा। मतलब समझ आया कि वधु मूल्य किसके द्वारा दिया जाता है, तो वर पक्ष के द्वारा दिया जाता है। किसे, वधु पक्ष को दिया जाता है, यानी कि स्त्री को दिया जाता है, वधु पक्ष को दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर तलाक कौन दे रही है, स्त्री दे रही है, तो जो वधु मूल्य वर दिया था ये लौटाना पड़ेगा। ठीक है।
मेरे ख्याल से इतना समझ आ गया होगा आपको। ठीक है, तो शुरुआत किससे होगा? दो से शुरू होने वाला होगा, दो एक, दो एक, दो एक से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, डी ऑप्शन। तो आप डी आंसर कर सकते हैं, जितने भी डी कर रहे हैं डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हालांकि इसका जो एमसीक्यूज है, गई एमसीक्यूज बना हुआ है ऑनलाइन, जितने भी पेड वाले हैं वो दे सकते हैं। ठीक है, जितने भी पैड आपने ज्वाइन किया हुआ है सारे के सारे आप दे सकते हैं, एमसीक्यूज अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ में आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो जाइए और सारे लोग अटेंड कर लीजिएगा। आपके सामने ये है कि मुंडा जनजाति में सामाजिक व्यवस्था के संबंधित नामकरण और मिलान, इसमें ये करना है, मिलान करना, बताइए। चलिए, अभी तुरंत हमने बताया था कि ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, बताइए। ग्राम प्रधान को क्या बोला जाता है? सभी को आंसर कीजिए। ग्राम प्रधान को क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे कि ग्राम प्रधान को बोला जाता है मुंडा। ग्राम पंचायत को क्या बोला जाता है? तो यह हातू बोला जाता है। ग्राम पंचायत के प्रधान को हातू मुंडा बोला जाता है और परहा पंचायत के प्रधान को मानके बोला जाता है। ठीक है, एक बार मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, एक बार ये देख लीजिए। ठीक है, तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, बार बार रिवीजन करते रहेंगे, याद हो जाएगा आपको। एक बार रिवीजन कीजिए दोबारा से। युवागिरी गीति ओड़ा, विवाह अरंडी, विधवा विवाह सगाई, वधु मूल्य गुनोंग टका ये गुरु गुनोंग, ग्राम प्रधान मुंडा, ग्राम पंचायत हातू, ग्राम पंचायत का जो प्रधान होगा हातू मुंडा, कई गांव से मिलकर जो बनेगा उसको परहा, और जो परहा पंचायत का प्रधान होगा उसको मानके, और पंचायत स्थल को अखड़ा बोलते हैं, और खोंट तो परिवार आप जानते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब समझ गए, चार से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन होगा चार, और उसके बाद फिर एक, चार और एक से शुरू होने वाला ऑप्शन मुझे डी लग रहा है, तो डी आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में कई गांव से मिलाकर बनी पंचायत को क्या कहते हैं? मेरे ख्याल से आप आंसर कर सकते हैं। तो गई पंचायत को मिलाकर आप क्या बनाएंगे? परहा बनाएंगे। ठीक है, और इसके जो हेड होंगे उससे क्या बोलेंगे? मानकी बोलेंगे, अभी डिस्कस किया था ना। तो पंचायत स्थल को क्या बोलेंगे, बताइए। पंचायत स्थल को क्या बोलेंगे? 20 का आंसर कीजिए। पंचायत स्थल को अखड़ा बोला जाएगा, ये देख लीजिए, एक बार रिवीजन करिए, है ना, रिवीजन बहुत जरूरी है। अखड़ा आपसे पूछा है तो पंचायत स्थल को, ये देखिए। ठीक है, पंचायत स्थल को, और कई गांव से मिलाकर जो पंचायत बन रहा है उसको परहा बोल रहे हैं, और उनके प्रधान को मानकी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ऑप्शन नंबर ए आप आसानी से आंसर कर सकते थे। अगला प्रश्न है कि वधु मूल्य, वधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? अभी हमने बताया था कि वधु मूल्य, हालांकि देखिए कीली जो आपको दिखाई दे रहा है ना, गिली, कीली क्या होता है? कीली, कीली बताइए। कीली गोत्र को बोला जाता है, गोत्र को बोला जाता है, और गोत्र का जो प्रतीक हो सकता है ना गाइस, वो प्रतीक क्या क्या हो सकता है, बताइए। ये कोई प्राणी का नाम हो सकता है, हमने कई बार आपको बताया, हालांकि ये कोई वृक्ष को हो सकता है, वृक्ष का नाम हो सकता है, और क्या हो सकता है बताइए। कोई भी पदार्थ का नाम हो सकता है, और अगर कोई भी प्राणी है, पशु पक्षी है, तो उसको हानि पहुंचाना, ही उसको मार के खाना बिल्कुल वर्जित होता है, और इसके प्रतीक को टोटम बोला जाता है, टोटम। ठीक है, इन सारी चीजों को याद रख लीजिएगा। अब गोत्र की बात कर रहे हैं तो देखिए, आपको गोत्र से रिलेटेड कुछ चीज याद रखना चाहिए। जैसे अगर हम संथाल जनजाति में गोत्र की बात कर रहे हैं, तो संथाल जनजाति में टोटल 12 गोत्र मिलेंगे, हालांकि 144 का इसका उपगोत्र देखने को मिल जाता है आपको। उसके बाद मुंडा जनजाति में देखें, उससे पहले उरांव जनजाति में हमने बताया था कि 14 गोत्र देखने को मिल जाते हैं। मुंडा जनजाति में 340 प्लस गोत्र देखने को मिल जाते हैं, और हो जनजाति में आपको 80 प्लस गोत्र देखने को मिल जाते हैं। तो ये चार कम से कम याद रख लीजिएगा। संथाल 12 गोत्र, उरांव 14 गोत्र, उसके बाद मुंडा 340 गोत्र, और हो जनजाति 80 गोत्र। ठीक है, लगभग 80, ये आपको आंकड़ा मोटा मोटी याद रखना। लेकिन वधु मूल्य आपसे पूछा हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा? 21 का आंसर कीजिएगा जरा, सभी की तरफ से आना चाहिए। तो गोनोंग टका इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोनोंग टका, गोनोंग टका या कोरी गोनोंग, दोनों में से कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, दोनों इसका आंसर हो जाएगा, दोनों ही आप आंसर कर सकते थे, दोनों ही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, दोनों आप आंसर कर सकते हैं। चलिए, अगला प्रश्न आपके लिए है, आंसर कीजिएगा, सभी की तरफ से आंसर आना चाहिए। हालांकि फिर से ये रिपीटेड है, मेरे ख्याल से लग रहा है ये रिपीटेड है। अच्छा नहीं, हाँ, तलाक को क्या बोला जाता है? तलाक को ये बताइए जरा, तलाक को क्या बोला जाता है? देखिए, अभी तुरंत हमने बताया था गाइस कि तलाक को क्या बोला जाता है। देखिएगा जरा, आपको पता लगेगा कि तलाक को सकमचारी बोला जाता है। और अभी बताया था कि तलाक अगर स्त्रियां देती है तो वधु मूल्य यानी कि जो गोनोंग टका है वो लौटाना पड़ेगा। ठीक है, गोनोंग टका क्या करना पड़ेगा? लौटाना पड़ेगा। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए, तो साकमचारी बोला जाता है।
तो डी ऑप्शन जितने भी आप चूज कर रहे हैं गाइस, हाँ डी इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी शुड बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चीजें समझ आ रही है? एक बार आप लोग बताएं, मजा आ रहा है सेशन? थ्योरी के साथ में हम लोग याद करते जा रहे हैं तो आपको अच्छा लग रहा होगा, राइट? चलिए, और कीली, कीली मतलब गोत्र, और गोत्र रिजले के अनुसार कितना है? चलिए अगला क्वेश्चन में वैसे देखेंगे तब आपको क्लियर ज्यादा होगा। बताइएगा कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न कथन पर विचार कीजिए। इस जनजाति में यदि स्त्री तलाक देती है तो उसे वधु मूल्य लौटाना पड़ता है। जी हाँ, लौटाना पड़ता है। और तलाक को क्या कहते हैं? अभी हमने देखा था, इसे साकमचारी बोला जाता है। साकमचारी बोला जाता है। क्लियर है? चलिए, अधिकांश मुंडा परिवारों में एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है और मुंडा परिवार मातृसत्तात्मक होता है। उपरोक्त में से कौन सा सत्य है? ये आप लोग आंसर कर दीजिएगा। तो मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक हुआ करता था। ठीक है, पितृसत्तात्मक न कि मातृसत्तात्मक। तो एक और दो तो बिल्कुल निश्चित रूप से सही है, तो ऑप्शन नंबर सी की तरफ आप जा सकते हैं कि केवल एक और दो सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइएगा कि मुंडा जनजाति में गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? बताइए, गोत्र को किस नाम से जाना जाता है? पौन क्या है? बताइए, पौन। पौन जो है ना, एक तरह का वधु मूल्य है। वधु मूल्य है, वधु मूल्य। और ये संथाल जनजाति में आपको देखने को मिला था, मैंने बताया था आपको, अगर आपको याद है, पौन। ठीक है, घोटुल क्या है? घोटुल युवागिरी है, युवागिरी है। और युवागिरी को मतलब घोटुल की जनजाति में देखने को मिला था, तो ये संथाल जनजाति में आपको देखने को मिला था। कीली गोत्र को बोला जाता है, हमने बताया था। और गोत्र के बारे में हमने क्या बताया? इस संथाल जनजाति में गोत्र की संख्या आपको 12 देखने को मिलेगा। उरांव जनजाति में इसकी संख्या कितना देखने को मिलेगा? तो आप कहेंगे 14 देखने को मिलेगा। उसके बाद मुंडा जनजाति में रेजले के अनुसार कितना है? तो आप कहेंगे कि 340 है। उसके बाद हो जनजाति में आपको कितना गोत्र देखने को मिलेगा? तो 80 प्लस गोत्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गोत्र को किस नाम से जानते हैं? तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जितनी भी आप डी कर रहे हैं। क्लियर? चलिए, एक बार अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा कि इसमें जो गोत्र है उसको कीली बोला जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। और रिजले के अनुसार मुंडा जनजाति के गोत्र कितने हैं? तो 340 गोत्र बताए गए हैं। और इसकी जो उप शाखा है वो 13 है, 13 इसका उप शाखा है, लेकिन सोमा मुंडा के अनुसार। ठीक है, चलिए, तो बताइएगा कि रिजले ने कितने गोत्र बताए हैं? तो गोत्र बताए हैं 340। 14 जो आप देख रहे हैं ये उरांव जनजाति में आपको देखने को मिल जाता है, 14। ठीक है, चलिए, सोमा सिंह मुंडा ने मुंडा जनजाति को कितनी शाखाओं में विभक्त किया है? तो हमने अभी बता दिया था कि 13 शाखाओं में विभक्त किया है, तो इसका आंसर तो सभी को कर रहे हैं। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति की प्रसिद्ध लोक कथा जो इनकी परंपरा और विकास क्रम पर प्रकाश डालता है का नाम क्या है? ये भी हमने आपको बताया। देखिए ये तो होगा नहीं, सिंह बोंगा हो गए नहीं, क्यों? क्योंकि ये देवता है ना, ये देवता है सिंह बोंगा, जो कि सूर्य के प्रतीक होते हैं। तो ये वाला ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, शासन का मतलब अभी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जितने भी सोसो बोंगा आंसर कर रहे हैं। सोसो बोंगा, ये देख लीजिएगा कि इनकी जो प्रसिद्ध लोक कथा है वो सोसो बोंगा है। प्रसिद्ध लोक कथा आपको सोसो बोंगा देखने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपके लिए है कि मुंडा जनजाति की महिलाओं हेतु इनमें से कौन सा कार्य वर्जित है? वर्जित कौन सा है? तो देखिए, छप्पर पर चढ़ना, धान की बुआई करना, दाह संस्कार हेतु शमशान जाना, सारे के सारे जो है ना वर्जित होते हैं। और ये भी मैंने थ्योरी क्लास में आपको पढ़ाया हुआ था, बताया हुआ था। ठीक है, ये देखिए, धान की बुआई करना पहला चीज, महिलाओं को छप्पर पर चढ़ना दूसरा, उसके बाद महिलाओं का दाह संस्कार में भाग लेने हेतु शमशान घाट जाना, ये तीनों के तीनों क्या होता है? वर्जित होता है। अच्छा, एक चीज और याद रख लीजिएगा कि इस जनजाति में गांव की बेटियों द्वारा सरहुल का प्रसाद ये भी वर्जित होता है ग्रहण करना। और सरहुल के प्रसाद को क्या बोलते हैं? सूड़ी नामक खिचड़ी जो तैयार की जाती है, खिचड़ी, खिचड़ी, ये आपको ध्यान रखना है। ये तीसरा दिन है ना, तीसरा दिन हमने बताया था सरहुल के बारे में कि 4 दिन मनाया जाता है, 4 दिन, 4 दिन मनाया जाता है। ठीक है, कब? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाते हैं, शुक्ल पक्ष के तृतीया को मनाते हैं, 4 दिन मनाते हैं। तीसरा दिन ये प्रसाद वितरण होता है, लेकिन इस जनजाति में, मुंडा जनजाति में गांव की जो बेटियां होती हैं
वो वर्जित होता है उनके प्रसाद को ग्रहण करना, ठीक है। और चौथा दिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि गिड़िवा नामक स्थान पर फूल का विसर्जन कर लिया जाता है। कौन से फूल होता है? सरई का फूल। सरई का फूल क्या होता है गाइस? ये साल वृक्ष का जो फूल होता है उसके सरई का फूल बोला जाता है, ठीक है। तो फूल का जो विसर्जन है वो किड़ीवा नामक स्थान पर किया जाता है। इन सारी चीजों को आप ऑलरेडी जानते हैं। तो डी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए कि बटोई क्या है? बटोई क्या है ये बताइएगा जरा, बटोई क्या है? तो मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र है, या फिर पर्व है, या नृत्य है? तो जाहिर सी बात है वस्त्र है ये, और पुरुषों के द्वारा है। और किस नाम से जाना जाता है? एक बार एक्सप्लेनेशन देखिए आप, आपको पता लगेगा। बटोई, बटोई को ही किरेया बोलते हैं। पहली बात तो याद रख लीजिएगा, बटोई को ही क्या बोला जाता है? तो किरेया बोला जाता है। और इस जनजाति में पुरुषों द्वारा धारण किए जाने वाले जो वस्त्र होते हैं सामान्यतः ये त्योहार के अवसर पर पहने जाते हैं। तो बटोई कहिए या किरेया कहिए, ये किसके द्वारा? तो ये पुरुषों के द्वारा। और अगर आपको ध्यान नहीं रहता तो ये इतना याद रख लीजिएगा कि पुरुषों की जींस के पैकेट में बटोई रहता है। बटोई मतलब पर्स, जो वॉलेट आप कहते हैं, वॉलेट है ना, वॉलेट। वॉलेट बटोई बोलते हैं ना कि बटोई कहाँ चला गया, तो ऐसा कुछ मतलब कोरिलेट करने के लिए आप अपने तरीके से इसको ये कर सकते हैं। और पेरैया, पेरैया मतलब महिला का, हमने कैसे बताया हुआ था कि महिलाएं रात दिन काम करती हैं, मेहनत करती हैं, तो इनका बहुत ज्यादा पेरैया हो जाता है, मतलब बहुत ज्यादा थक जाते हैं, इवन मतलब बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, डिफरेंट डिफरेंट मतलब कुछ तो अभी भी पढ़ते भी हैं, काम करते भी हैं, पढ़ते भी हैं, और जितना भी देखभाल करना होता है इनको करना होता है, तो इनका एकदम बिल्कुल पेरैया हो जाता है। तो पिरैया याद रख सकते हैं कि महिलाओं के द्वारा है, ठीक है, पिरैया। लेकिन उरांव जनजाति भी हमने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था आपके साथ में कि खनरिया याद रखना था, किरैया याद रखना था, राइट। खनरिया हमने कैसे बताया था गाइस? खनरिया हमने बताया था कि महिलाएं चूड़ी पहनती हैं, तो चूड़ी पहनती है तो खन खन की आवाज आती है ना, तो आप ऐसे कोरिलेट करके याद रख सकते हैं कि खनरिया जो होगा वो महिलाओं के द्वारा पहना जाने वाला वस्त्र होगा त्योहार के समय, और किरैया जो होगा वो पुरुषों के द्वारा होगा। ये हमने आपको बताया था, अगर आपको ध्यान है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आप आंसर कर सकते हैं। और इसको किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये भी हमने बताया था कि इसको किरया के नाम से भी जाना जाता है, किरया के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र होता है, ठीक है। चलिए, तो बताइएगा कि बटोई को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किरया के नाम से जानते हैं, किरया के नाम से, जो कि पुरुषों के द्वारा धारण किया जाता है, ठीक है, पुरुषों के द्वारा। और पिरैया किसका होता है? तो महिलाओं का होता है, महिलाओं का होता है पिरैया। तो इसका महिलाओं का जो वस्त्र होता है उसको परैया बोलते हैं। हालांकि इस प्रश्न का उत्तर ए है, ठीक है, वेरी गुड। अब बताइएगा, इसका आंसर सभी को आंसर कर सकते हैं, बताइएगा जरा कि पेरैया क्या है? पेरैया क्या है? तो ये महिलाओं के द्वारा, यह भी हमने बताया था कि महिलाओं के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र होता है। तो आप आराम से सी आंसर कर सकते थे, और अब सी इसका आंसर आना शुरू भी हो गया है, ठीक है। सी इस प्रश्न का उत्तर होगा। और पुरुषों के द्वारा जो धारण किया जा रहा था उसको हम क्या कह रहे थे? तो उसको बटोई कह रहे थे, या फिर किरैया कह रहे थे, ठीक है, किरैया कह रहे थे। आपको अगर ध्यान है एक बार देखिए दोबारा से, बटोई या किरैया आपसे पूछेगा तो ये देखिए, मुंडा जनजाति में पुरुषों के द्वारा धारण किया जाने वाला वस्त्र को बोलते हैं, और परैया महिलाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा। क्लियर? चलिए, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था। अगला प्रश्न है कि मुंडा जनजाति में धान की बुआई के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है? धान की बुआई नाम से ही पता लग रहा है, आप आराम से गेस भी कर सकते हैं। बताइएगा जरा सभी को ही। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर क्या होगा? 32 का आंसर हो जाएगा रोआ पूना। नाम से ही पता लग रहा है, और रोआ पूना इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए, कर्म कब मनाते हैं? तो ये भादो माह में मनाते हैं, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को। और सोहराय कब मनाते हैं? तो कार्तिक अमावस्या को, कार्तिक अमावस्या को मनाते हैं। अमावस्या को दिवाली के दूसरे दिन, ठीक है, दीपावली के दूसरे दिन मनाते हैं। ये आपको याद रखना है, सेकेंड डे मनाते हैं। हालांकि सोहराय टोटल 5 दिन मनाया जाता है, टोटल 5 दिन। एक बार प्रमुख पर्व त्योहार देख लीजिएगा जरा। सरहुल जो है ना, हालांकि बा पर्व जो है ना, ये आपको संथाल जनजाति में देखने को मिलेगा। संथाल जनजाति में इसे बा पर्व के नाम से जाना जाता है। और सरहुल को ही खद्दी के नाम से जाना जाता है उरांव जनजाति में, उरांव जनजाति में। और सरहुल को ही खड़िया जनजाति में किस नाम से जाना जाता है बताइए? तो जंकोर के नाम से जाना जाता है, जंकोर या जकोर के नाम से, ठीक है। कर्मा हमने बता दिया, भादो माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी को सोहराय कार्तिक अमावस्या पशुओं के सम्मान में। रोवा पूना, ये
धान की बुआई से संबंधित है, जो अभी हमने बताया था। बतौली याद रख लीजिएगा कि आषाढ़ माह में खेत की जुताई से पूर्व छोटा सरहुल के रूप में मनाया जाता है। तो छोटा सरहुल को मुंडा जनजाति में क्या कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा कि बतौली बोला जाता है। ये आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। बतौली क्या होता है, तो आषाढ़ माह में खेत जुताई से पूर्व छोटा सरहुल के रूप में मनाया जाता है। और सरहुल हमने बताया आपको कि ये चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के तृतीया को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। बुरु बुरु पर्व ये दिसंबर माह में मनाया जाता है। और फागु फागु से पता लग रहा है कि होली होगा, होली के स्वरूप मनाया जाता है। इन त्योहारों को आपको याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। वैसे रोआ पूना धान की बुआई के समय, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर होगा। क्लियर, चलिए अब अगला प्रश्न आपके लिए आंसर कीजिए जरा कि मुंडा जनजाति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को बताना है गाइस, और आंसर कीजिएगा सभी को। एक मुंडा जनजाति द्वारा सभी अनुष्ठानों में हाड़िया का प्रयोग किया जाता है। मुंडा जनजाति का प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप कृषि और पशुपालन है। मुंडा जनजाति द्वारा पशु पूजा हेतु आयोजित त्योहार कर्मा कहा जाता है। ये बताइएगा जरा कौन सा असत्य है। तो पशु पशु के लिए आपने कब सुन लिया कर्मा, इसके लिए तो हमने सुना है सोहराय। क्या है बताइए, सोहराय है। कर्मा तो हम जानते हैं कि भाई बहन के प्रेम के लिए होता है, जो कि भादो माह में मनाया जाता है। ये तो नहीं होगा, तो यही असत्य हो गया। कुछ लोग तो डी भी आंसर कर, लेकिन डी इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए ये आंसर कीजिएगा कि आर्थिक उपयोगिता के आधार पर मुंडा जनजाति द्वारा भूमि को 3 भाग में वर्गीकृत किया जाता है। इनका मिलान करना है। तो एक बार आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा जरा, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, हालांकि हमने बताया भी था आपको। ये देखिए, जो पंकु होगा हमेशा उपज देने वाली भूमि होगी, जो हमेशा आपको उपज देगा, एकदम पंकु। ठीक है। नागरा, नागरा वो होगा जो औसत होगा, बीच वाला को आप नागरा कह सकते हैं। ठीक है, बीच वाला को क्या बोल सकते हैं, नागरा। और जो खिरसी होगा वो बालू युक्त भूमि होगा। ठीक है, बालू युक्त भूमि को आप क्या कह सकते हैं, खिरसी कह सकते हैं। पंकु सबसे ज्यादा, पंकु हमेशा उपज देने वाली होगी। औसत वाला को आप क्या बोल सकते हैं, नागरा बोल सकते हैं। और खिरसी किसको बोल सकते हैं, तो बालू युक्त बोल सकते हैं। तो पता लग गया, दो से शुरू होने वाला, 2 1 3 2 1 3 2 1 3, ये लीजिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, 2 1 3। ठीक है, तो ये आप बार बार रिवीजन करते रहेंगे तो चीजें आपको याद हो जाएंगी। और हमने क्या बताया हुआ था बताइए, चलिए मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता। अब ये देवता आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देवता तो आप जानते हैं कि सिंह बोंगा लगभग जनजातियों के जो प्रमुख देवता होते हैं, जो सूर्य के प्रतीक होते हैं सामान्यतः, ये आपको पता है। लेकिन एक बार सारे के सारे जितने देवते हैं वो सारे के सारे आप पढ़ लीजिए एक बार, ठीक है। और एक चीज तो याद रख लीजिएगा कि सिंह बोंगा, सिंह बोंगा सूर्य के प्रतिरूप होते हैं। सिंह बोंगा पर मुंडाओं द्वारा सफेद रंग के फूल पहला नंबर, फिर सफेद भोग पदार्थ दूसरा नंबर, और सफेद मुर्गी की बलि तीसरे नंबर चढ़ाने का प्रचलन है। याद रख लीजिएगा, सफेद रंग के फूल, भोग पदार्थ और मुर्गी के बलि सब कैसे कलर के हैं, तो सफेद कलर के हैं। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, चलिए इनके अन्य जो प्रमुख देवी देवता हैं, हाथू, हाथू हाथू मतलब बताया था हमने कि हाथू मतलब होता है गांव, तो ये ग्राम देवता होगा। देसावली, ई की मात्रा हो रहा है, तो कोई देवी होगी ये, तो गांव की सबसे बड़ी देवी होती हैं। खूंट, हंकार या ओड़ा बोंगा, खूंट, खूंट मतलब होता है कुल, परिवार, कुल देवता, याद रह जाएगा। इकिर, इकिर मतलब फिकिर, फिकिर होता है तो एकदम टेंशन हो जाता है और लोग बोलते हैं थोड़ा पानी पी ले, तो जल देवता, ऐसा कुछ हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया था। बुरु, बुरु मतलब पहाड़, पहाड़ देवता। तो ये कोरिलेट करके आप याद रख पाएंगे, इसलिए मैंने थोड़ा सा कोरिलेट करने को कहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर, और इकिर बोंगा आप समझ गए कि ये जल से संबंधित होगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मुंडा जनजाति के प्रमुख देवता सिंह बोंगा, बताइएगा जरा सिंह बोंगा को इनमें से किसके प्रतिरूप माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर करें आप, और जितने लोग भी हैं सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 का आपको करेक्ट आंसर करना है। सिंह बोंगा किसके प्रतिरूप होंगे, तो आप आंसर आराम से आंसर कर सकते हैं कि सूर्य के प्रतीक होंगे, सूर्य के प्रतीक। और अभी हमने बताया था बहुत सारे जो अन्य देवता होते हैं गाइस, तो अन्य देवता आपको कौन कौन सा देखने को मिलेगा, एक बार आप रिवीजन कर सकते हैं। तो हाथू बोंगा हमने बताया था कि ग्राम देवता होगा। देसावली, देसावली देखिएगा जरा कि ई की मात्रा लग रहा है तो देवी होगी। खूट मतलब कुल देवता, इकिर मतलब फिकिर जल, पता लग रहा ना, मुंडा पहाड़, तो आराम से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, बुरु मतलब पहाड़। ठीक है,
तो सी इस प्रश्न का उत्तर होगा, जितने भी आप आंसर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सिंगबोंगा पर इनमें से क्या नहीं चढ़ाया जाता है? क्या नहीं चढ़ाया जाता है? सफेद रंग के फूल चढ़ाया जाता है, तो हाँ ये चढ़ाया जाता है। भोग पदार्थ चढ़ाया जाता है सफेद रंग का, हाँ बिल्कुल चढ़ाया जाता है। सफेद मुर्गी का बलि दी जाती है, ये भी चढ़ाया जाता है। तो सारे के सारे चढ़ाए जाते हैं। इनमें से क्या चढ़ाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सारे के सारे चढ़ाए जाते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है इनको नहीं चढ़ाया जाता है। ठीक, चलिए आंसर कीजिएगा कि मुंडा जनजाति के निम्न देवताओं के संबंध में उचित मिलान करें और देवता का नाम और विशेषता बताना है आपको। तो फटाफट से जितने भी लोग हैं सभी को आंसर करने की कोशिश कर सकते हैं गाइस, और आंसर कीजिएगा जरा। आप सभी की तरफ से इसका करेक्ट आंसर हम उम्मीद कर सकते हैं। आंसर कीजिएगा, आंसर क्या होगा, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो देखिए हाथू, हाथू हाथू मतलब ग्राम, और ये ग्राम देवता होगा। तो ये देख लीजिए देशावली, ई की मात्रा, तो ग्राम की प्रमुख देवी होंगी, सबसे बड़ी देवी। तो ये आप यहाँ पर मिला सकते हैं। ओड़ा बोंगा, ओड़ा बोंगा मतलब क्या हो जाएगा बताइए? ओड़ा, ओड़ा मतलब क्या बताया था? कुल देवता। ओड़ा या खूंट, खूंट होंकार बताया था हमने। और इकिर बोंगा ये जल देवता हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आप इसको आसानी से मिलान कर सकते थे। ठीक है, आप आसानी से मिलान कर सकते हैं, कोई समस्या की नहीं को नहीं होना चाहिए। हाथू, हाथू मतलब ग्राम, तो दो से शुरू होने वाला होना चाहिए। उसके बाद तीन, उसके बाद दो, फिर से एक बार देखें ना। तो सबसे पहले हाथू वाला ग्राम देवता दो, देशावली तीन, ओड़ा फिर दो, और उसके बाद चार। ठीक है, तो 38 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ये देख लीजिए, ये लीजिए पहला ही ऑप्शन आपको ऐसा दिख गया, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का उत्तर आप कर सकते हैं। ठीक है, ए कर सकते हैं, दो से शुरू होने वाला। ठीक है, दो से शुरू होने वाला ये ऑप्शन, हालांकि ये भी है। दो, दो के बाद कौन सा देखना था? दो के बाद देखिए, दो के बाद हम तीन पे पहुंच रहे थे ना, तो दो के बाद हम तीन पे पहुंच रहे थे। हाँ जी, तीन पर पहुंच रहे थे ना कि एक पर, इसलिए डी ऑप्शन नहीं होगा ना। ठीक है, अगला प्रश्न आपके लिए कि मुंडा जनजाति में पहाड़ देवता को क्या बोला जाता है? पहाड़ मतलब बुरु, तो बुरु हो जाएगा। इकिरबुंगा, इकिरबुंगा आपको पता लग गया है कि ये जल देवता को बोला जाता है, ये जल देवता को बोला जाता है। ओड़ा बोंगा ये ग्राम देवता को बोला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। एक बार रिवीजन करिए दोबारा से, देखिए हमारे साथ में। देखिए आपका जो ओड़ा होगा वो कुल देवता होगा, इकिर होगा वो जल देवता होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ आ गई होंगी। ओड़ा बोंगा हमने क्या बता दिया है? ओड़ा बोंगा को कुल देवता याद रखना है, माफ कीजिएगा। ओड़ा बोंगा कुल देवता, कुल देवता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जितने भी कर रहे हैं ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके लिए है कि मुंडा जनजाति के पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? पूजा स्थल को बताइए जरा। तो ये देखिए पूजा स्थल को क्या बोला जाता है? सरना बोला जाता है, ये महत्वपूर्ण है, याद रख लीजिएगा, सरना बोला जाता है पूजा स्थल को। तो आप सी आंसर कर सकते हैं, सी। चलिए अगला प्रश्न है कि मुंडा का धार्मिक प्रधान कौन होता है? मुंडा गांव का धार्मिक प्रधान कौन होता है? एक बार बताएं फटाफट से, जितने लोग भी हैं आंसर कीजिए। धार्मिक प्रधान होता है पाहन। पाहन हमने बताया था कि या तो आप मुंडा जनजाति बोलिएगा, या फिर आप क्या कहिएगा, आप अगर उरांव जनजाति भी बोलेंगे तब भी क्या होगा बताइए? पाहन होगा। लेकिन संथाल जनजाति हमने क्या बताया था आपको बताइए? संथाल जनजाति में हमने नाइके बताया था, नाइके। ठीक है, चलिए पाहन के सहायक को क्या बोला जाता है? तो पनभरा या पुजार बोला जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। एक बार लिस्ट देखिए जरा, ताकि आपको एक पता लगे। ठीक है, पहले तो ये जाने कि पाहन जो होता है वो गांव का धर्म प्रधान होता है, जिसका सहायक पुजार होता है या पनभरा होता है। सहायक आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सहायक को पुजार बोलते हैं या पनभरा बोला जाता है, दोनों चीज ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं कि धार्मिक जो पुजारी होता है, धार्मिक विशेषज्ञ, ये देख लीजिए। नाइके हमने बताया था संथाल जनजाति में, पाहन हमने उराव में और मुंडा दोनों बताया था। बैगा देख लीजिए बहुत सारी जनजाति में है। ये पीडीएफ आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा। दिहरी हो परिया सबर बतूड़ी में आपको देखने को मिलेगा, देहरी या देहरी माल पहाड़ी या कोल में देखने को मिलेगा। पाहन बैगा आपको खरवार में देखने को मिल जाएगा। कालो, कालो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, खड़े जनजाति में देखने को मिलेगा। और नाया, नाया और लाया दोनों चीज याद रख लीजिएगा। नाया जब आपसे पूछेगा तो करमाली जनजाति का, और लाया जब आपसे पूछेगा तो भूमि जनजाति का। नाये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बिरहोर जनजाति, और कादो मांझी भी याद रखिएगा, सौरिया पहाड़िया। ये तो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहेंगे तभी याद होगा, और ये हमेशा आपसे पूछा जाता रहा है एग्जाम में।
तो सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। मुंडा गांव के धार्मिक प्रधान का सहायक कौन होता है? तो पुजार होता है या पनभरा होता है? अभी हमने बताया था पुजारी या पनभरा होता है। ठीक है, चलिए। मुंडा जनजाति के ग्रामीण पुजारी को क्या बोला जाता है? ग्रामीण पुजारी को क्या बोला जाता है? ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बताइए क्या बोला जाता है? देहरी बोला जाता है। क्लियर? देहरी बोला जाता है। एक बार देख लीजिए यहाँ पर कि क्या बोला जाता है। ग्रामीण पुजारी को देहरी बोला जाता है। ठीक है। और देवड़ा जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है? देवड़ा बोला जाता है। तो यहाँ आंसर क्या कर सकते हैं? देहरी, ऑप्शन नंबर ए। और पनभरा या पुजार क्या होता है? तो अभी हमने बताया था कि ये पाहन का सहायक होता है। पाहन का सहायक, ये अभी हमने बताया था, सहायक होता है। ठीक है। और पाहन क्या होता है? तो ये धार्मिक प्रधान होता है। धार्मिक प्रधान होता है, ये हमने बता दिया था। और ये ग्रामीण पुजारी देहरी होता है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का उत्तर है। देवड़ा जो झाड़ फूक करने वाले वो होते हैं, और पुजार या पनबरा हमने बता दिया कि ये सहायक होते हैं पाहन का। ठीक है, चलिए। मुंडा जनजाति में झाड़ फूक करने वाले व्यक्ति को क्या बोला जाता है? तो अभी हमने बताया कि देवड़ा बोला जाता है। तो आराम से आप आंसर कर सकते थे, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके। मुंडा जनजाति में शवों को दफनाया भी जाता है, जलाया भी जाता है, दोनों ही प्रथा प्रचलित है। ठीक है, दोनों प्रथा प्रचलित और प्रचलन में है। ये आप देख लीजिएगा जरा कि इसमें शव को जलाया भी जाता है और दफनाया भी जाता है, लेकिन दफनाने की जो प्रथा है मुंडा जनजाति में, वो थोड़ा सा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए। अगला प्रश्न आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 46। एक स्थान जहां मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं, क्या कहलाता है? जहां पर हड्डियां दबी होती हैं उनको क्या बोला जाता है? तो उनको शासन बोला जाता है। शासन, ये लीजिए डेफिनेशन में हमने आपको बताया था क्लास में। शासन क्या होता है? तो जिस स्थान पर मुंडा जनजाति के पूर्वजों की हड्डियां दबी होती हैं उसे शासन बोला जाता है। और शासन धीरी पूछेगा, ये हड़गड़ी पूछेगा तो पूर्वजों या मृतकों की स्मृति में शिलाखंड रखा जाता है, जिसे शासन देरी या हड़गड़ी बोलते हैं। यानी कि शिलाखंड को बोला बोला जाता है, उस पत्थर को बोला जाता है, उस शिलाखंड को बोला जाता है शासन देरी या हड़गड़ी। ये ध्यान रख लीजिएगा जरा। तो हड़गड़ी भी क्लियर हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर आप डी आंसर कर सकते हैं। ठीक है। खिरसी तो आपने देखा था। खिरसी और नागरा क्या है? भूमि का प्रकार है। भूमि के प्रकार। साथ ही साथ ये दोनों के साथ में एक पंखो भी हमने बताया था, अगर आपको ध्यान है। ठीक है, पंखो भी हमने बताया था। खिरसी बालू युक्त, तो पंखो सबसे ज्यादा हमेशा उपजाऊ वाला, और नागरा जो होता है बीच वाला, बताया था ना, कुछ देर पहले हमने बताया था। एक बार अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिएगा, ताकि एक बार रिवीजन हो जाए आपका। देखिए, पंखु ये हमेशा उपजाऊ देने वाला है। नागरा ये औसत जो औसत उपज देने वाली भूमि होती है उसको नागरा, और खिरसी जो होता है वो बालू युक्त भूमि होता है, हमने बताया था। ठीक है, चलिए। मुंडा जनजाति में पूर्वजों की स्मृति में किस स्थान पर रखे गए शिलाखंड को क्या कहा जाता है? तो हड़गड़ी बोला जाता है या फिर शासन दीरी बोला जाता है, हमने बताया था, अगर आपको ध्यान है। ठीक है, तो डी आप आंसर कर सकते हैं। अब अगला दिन हम लोग क्या करेंगे ना गाइस, कि जो खरवार जनजाति है, खरवार जनजाति और एक और कोई जनजाति हम लोग ले लेंगे और उसका थ्योरी क्लास करेंगे। थ्योरी क्लास जनरली आप लोग 6 बजे डेली रेडी रहिएगा। 6 बजे आप लोग को डेली रेडी रहना है क्लासेस के लिए। हालांकि थोड़ा क्लास का ड्यूरेशन हम धीरे धीरे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि अब 2 से 3 लगातार, 3-4 जनजाति एक ही क्लास में हम लोग ले ले। और सबसे ज्यादा हम लोग जो है ना, वो जितने भी आदिम जनजाति हैं, आदिम जनजाति से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आदिम जनजाति से जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे हम लोग कर रहे होंगे बहुत ही शानदार तरीके से। आदिम जनजाति टोटल 8 आदिम जनजाति को हम लोग बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। बिरहोर, बिरजिया, माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया, असूर, सबर, कोरबा और क्या बताइए, परिया। ये सारे के सारे जो है वो हम लोग कर रहे होंगे। और ये इंपॉर्टेंट भी, यहाँ से प्रश्न आपको रहेगा, हमेशा प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आज के लिए सेशन इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।